हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं बात करूंगी संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता या फिर अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, जो भारत का सांसद बन रहा है तो सीधी सी बात है, भारत का नागरिक तो उसे होना ही चाहिए। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। मतलब चुनाव आयोग एक बंदे को डिसाइड करेगा और उसके सामने उसको अपनी शपथ लेनी होगी, सौगंध लेनी होगी। और उस शपथ में वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अब देखिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। इसका मतलब है कि संविधान को सब कुछ मानेगा, जो संविधान में नियम बताए गए हैं उसी के तहत शासन करेगा, संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा आता है कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। देखिए, अखंडता मतलब एक बना करके रखेगा, भारत को विभाजित नहीं होने का, भारत जो भारत है उसको भारत ही रहने देगा। ठीक है ना, उसकी यूनिटी को खत्म नहीं करेगा। और संप्रभुता एक काफ़ी अच्छा टर्म है, इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमें कोई और नहीं बताएगा कि हमें कैसे शासन करना है। हम अपने जो भारत है वो एक संप्रभु राज्य है। ठीक है, उसे कोई और नहीं बता रहा है कि तुम यहाँ अपने देश में ये नियम लागू करो या फिर ये करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिग्निटी, किसी और के अंडर में ना रह करके खुद शासन करना। ठीक है। अच्छा, देखिए जो थर्ड पॉइंट आता है ना, इसका जो थर्ड योग्यता है यानी कि अर्हता है, इससे तो पीसीएस में, यूपीएससी में भी मैंने क्वेश्चन देखा है, पीसीएस में बार बार, वनडे एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, बैठ चुके हैं, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए, कम से कम भी 10-20 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है अपने एग्जाम्स में। उसे राज्यसभा में स्थान, देखिए राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल के तो मिनिमम आप होने ही चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन याद रखना। जो लोकसभा की सदस्य बनने के लिए जो आयु सीमा है वो 25 साल है, और जो राज्यसभा है उसकी आयु सीमा 30 साल है। ठीक है, याद रखना। देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, उनके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा मांगी गई हो। देखिए, अगर संसद खुद कोई और भी ऐसी टर्म डिसाइड करती है कि ये होनी चाहिए हमारे संसद में, तो वो भी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिर देखिए संविधान ने तो बोल दिया था कि कैसे शासन करना है, कैसे नहीं करना है, तो सरकार फिर क्या लेकर के आई थी? एक जन प्रतिनिधित्व एक्ट लेके आई थी। ठीक है, देखो मैंने बताया हुआ है, आप पिछले क्लास में देख लेना। तो चलिए, उसने भी कुछ अर्हताएं डिसाइड की हैं, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये बात बोल रहा है कि जहाँ से आप सांसद बनना चाह रहे हो ना, वहाँ से आपको उसका पंजीकृत मतदाता, मतलब आपके पास, आपको वहाँ वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अनिवार्य था। देखिए, ये बात मतलब जहाँ से भी आप सांसद बनना चाह रहे हैं वहाँ से आप वोट भी डालते हो, आपके पास वहाँ पर पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। और ये बात दोनों के लिए लागू थी, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। ठीक है, लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए ये बाध्यता समाप्त कर दी। देखिए, अभी ये बाध्यता सिर्फ किसके लिए? लोकसभा के लिए। मतलब जहाँ से आप लोकसभा के सांसद बनना चाह रहे हैं, आप उस राज्य के, उस क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। राज्यसभा के लिए टर्म अभी कैंसिल कर दी है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया था कि ठीक है, ये फैसला आपका ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है कि अगर मैंने बोला था, देखिए अब कुछ सीटें होती हैं किसी राज्य के लिए और कुछ सीटें होती हैं अनुसूचित जाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, SC ST, इन सब के लिए, सबको पता है। ठीक है ना, इनके लिए आरक्षित होती हैं। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हैं तो आप उस सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई SC ST का बंदा है या फिर ओबीसी का बंदा है और जो उनके लिए सीट रिजर्व की गई है वो सिर्फ उसी पर इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, जो सीटें उनके लिए रिजर्व है वो तो उनके लिए है ही, इसके अलावा जो अदर सीट हैं जो रिजर्व नहीं है उनके लिए भी SC ST के बंदे चुनाव लड़ सकते हैं। समझ गए आप? देखिए, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। समझ आ गया? अच्छा, अब हम ना कुछ निर्हरताओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपके अंदर नहीं होना चाहिए? अगर वो हुआ तो आप उसके संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, इसमें संविधान
संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता अगर यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। देखिए मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर होता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि संसद के जो सदस्य हैं वो देश की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं, देश के विकास के लिए चुने जाते हैं, ना कि मुनाफा कमाने के लिए, बेनिफिट कमाने के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको जनता का सेवक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर आप लाभ के पद पर हैं तो आप तो अपना अपना मुनाफा करेंगे ना, आप देश का भला थोड़े करेंगे, तो इसीलिए उनको किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, जो लाभ के पद में है, देखो जो मंत्री है ना, संसद का कोई भी पद और या मंत्री को छोड़कर, अगर मान लीजिए अगर कोई पहले से कोई मंत्री है या फिर कोई संसद का सदस्य ही है तो वो तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए जो भी है पॉइंट जैसे भी है, लेकिन पॉइंट है यदि वह विकृत चित्त है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, मतलब उसका दिमाग खराब है या फिर मतलब हो चुका है, तो और न्यायालय ने भी ये बात मान ली है। ठीक है, कोर्ट ने भी ये बात मान ली है। यदि वह घोषित दिवालिया है, अब घोषित दिवालिया है मतलब बैंकरप्ट हो चुका है, उसने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। देखिए पहली कंडीशन ये थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए संसद का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगर आप भारत के नागरिक हैं लेकिन अगर आपने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भी आपको वो पद नहीं दिया जाएगा, संसद का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं भारत देश की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। ये मैंने नागरिकता वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है। ठीक है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आता है यदि वह संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब संसद ने ऐसा कोई कानून या कोई विधि बनाई है जिसके अनुसार वो जो है उसके लिए उसके निर्हर घोषित हो जाता है, तो ऐसे में भी मतलब ये एक्स्ट्रा कानून है जो संसद बनाए उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि संसद जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट है उसने भी कुछ निर्भरताएं डिसाइड की हुई हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व एक्ट आया था 1951 में, तो उसने क्या बोला, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी न करार दिया गया हो। देखिए अभी चारा घोटाला की बात आप लगा लीजिए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे घोटाले हैं जिनमें बैन कर दिया जाता है, अगर उनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो देखिए बैन तो हो ही जाता है, सजा भी हो ही जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार ना दिया गया हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्भरता नहीं है। देखिए सजा अलग चीज़ होती है और बंदीकरण अलग होता है। ठीक है, देखिए ये जब मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 22, 23, 24 तब वहाँ पे मैं बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण नहीं है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। देखिए जो चुनावी खर्च होता है ना उसको बताया जाता है, ठीक है, चुनाव आयोग को उसके बारे में बताया जाता है। अगर कोई भी अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, आपको क्या लगता है, देखिए जो ये चुनाव में जितना खर्च होता है उतना थोड़ी बताते हैं ये सब जाके, एक लिमिटेड खर्च है जितना डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो उतना ही खर्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा खर्च होता है तो उसको वो ये छिपा लेते हैं ये लोग, फिर बताते थोड़ी हैं। तो देखिए वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। अच्छा, उसे सरकारी ठेके काम या सेवा में कोई दिलचस्पी न हो, क्योंकि जो लोग भी इन कामों में इंटरेस्ट लेंगे वो अपने मुनाफे का काम करेंगे और लाभ की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, वह निगम के लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध के निदेशक के पद पर न हो जिससे सरकार का 25% हिस्सा हो। देखिए जिस भी पोस्ट पर अगर सरकार का 25% है वहाँ पर वो किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो सरकार के थ्रू है अपना खुद की जेब भरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, 6 पॉइंट आता है उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त ना किया गया हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई आना चाहता है इलेक्शन वगैरह में तो उसको जो क्या है उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण का आरोप लगा करके उसको बर्खास्त ना किया गया हो, वो तभी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसे विभिन्न समूहों में स्थिरता बढ़ाने के लिए
या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, ठीक है। और उसे उसे इनमें से छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त ना पाया गया हो, ठीक है। उस पर ऐसा कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी भी सदस्य के उपरोक्त निर्भरता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। देखिए, जो भी निर्भरता है उन सब में जो है राष्ट्रपति जो लास्ट में डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को राय किससे लेनी है? निर्वाचन आयोग से, ठीक है। राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करेंगे? मतलब बात तो ये बोली गई है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन अगर ना भी करे तो भी उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि उन्हीं का फैसला अंतिम होता है। हालांकि राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो हमेशा निर्वाचन आयोग के अनुसार ही लेते हैं। जो भी फैसला निर्वाचन आयोग करता है उसी के अनुसार लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है दल बदल के आधार पर निर्भरता, ठीक है। देखिए, दल बदल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल है क्या चीज़, इसके आधार पर। तो देखिए, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निर्भर ठहराया जा सकता है अगर उसने 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया हो। देखिए, दल बदल दिया गया 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल का मतलब ये होता है कि आपने चुनाव लड़ा तो किसी और पार्टी से है, ठीक है। चुनाव लड़ने के बाद अगर सरकार हार गई और आप पहुँच गए दूसरे पार्टी में जो जीती है उसके पास चले गए, ठीक है। मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा बीजेपी से, ठीक है, और कहीं पर बीजेपी हार गई है, ठीक है, तो आप जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हो, तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगा सकती है पार्टी? दल बदल के आधार पर लगा सकती है कि आपने ऐसे दल बदला। या फिर अगर कोई देखिए कोई मतलब हाँ, अगर कोई ऐसे ही मतलब निर्दलीय सदस्य है और वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो अगर किसी भी पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है, ठीक है, दल बदल के आधार पर। तो इसमें देखो, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुनाव किया हो, ठीक है, और अगर वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा निर्देशों के विरुद्ध संदर्भ में मतदान करता है या नहीं करता है। देखिए, जब भी संसद के सदस्य जाते हैं, बैठक होती है, ठीक है, तो अगर वो कोई भी सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के विरोध में या विरोध में मतदान करता है या फिर नहीं करता है, उन्होंने बोला कि भाई हमें इस मुद्दे पर आपका वोट चाहिए, वोटिंग से ही तो कानून पास होते हैं ना, तो वो नहीं देता है या फिर उनके विरुद्ध मतदान देता है, तो इस आधार पर भी उसके ऊपर ये लागू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, दोनों बातें एक ही हैं। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों पर निपटारा राज्यसभा में सभापति करेंगे, राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति करेंगे और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बात आई 1992 में, पहले क्या था कि लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष जो है वो दल बदल के आधार पर जो भी डिसीजन लेता था उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब अगर किसी के ऊपर ये गलत आरोप लगाया तो वो शख्स जो है कोर्ट में जा सकता है, अपने लिए चुनाव अपने खिलाफ जो है मुकदमा दाखिल करा सकता है जाकर के कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे जो है दल बदल के आधार पर निर्भरता होती है। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स भी है जिनके आधार पर निर्भरता की बात, स्थानों का जो निर्भरता की बात की गई है, तो चले देखते हैं। एक होता है दोहरी सदस्यता। मतलब दोहरी सदस्यता यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो चुनाव लड़ता है लेकिन वो दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, वो राज्यसभा के लिए भी चुनाव जीत जाता है, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, और लोकसभा के लिए भी चुनाव लड़ लेता है, ठीक है। तो उसको उनमें से अपना एक पद खाली करना होगा, ठीक है। दोनों पर तो नहीं रह सकता ना। कभी इसके सांसद को देखा है कि राज्यसभा में भी सांसद है एक साथ और लोकसभा में भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आप एक टाइम में एक ही सदन के सदस्य बन सकते हैं, या तो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, ठीक है। और अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक से त्यागपत्र देना होगा, सूचना देनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। पहला आता है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। देखिए, अगर उसने 10 दिन के अंदर ये नहीं बताया कि वो किस सदन में शामिल होना चाहता है, किस सदन में रहना चाहता है, तो उसकी राज्यसभा की सीट जो है खाली हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा बड़ा सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, अगर
किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। मतलब समझे आप। देखिए अगर मतलब पहले मान लीजिए पहले से कोई लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, और उसको राज्यसभा के भी सदस्य चुन लिया जाता है तो उसका जो लोकसभा में पद है ना वो अपने आप खाली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। या फिर इसका ऑपोजिट भी मान लो, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, और वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है और लोकसभा में जीत जाता है तो उसका पहले वाले से जो है पद खाली हो जाएगा, ठीक है। माफ़ करना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं आज आपको ना ढंग से समझा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने बुक से पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश करना आप भी थोड़ी सी, और थोड़ी मैं कर रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होगा। देखिए बात यहाँ पर आती है कि अगर 2 सीटों से किसी ने चुनाव लड़ा है, ठीक है, तो अपने आप ही तो, क्योंकि 2 सीटों से तो हो नहीं सकते ना भाई, इतने तो है ही नहीं हमारे पास, इतनी जनसंख्या में 2-2 सीट पर एक बंदा सिलेक्ट होगा तो कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं संसद की। संसद क्या है? संसद तो देखिए केंद्र की, संसद में तो केंद्र के लोग बैठते हैं, ठीक है। एक होती है राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार भी होती है ना, ये तो केंद्र सरकार की बात थी। जो राज्य सरकार में क्या होता है, राज्य सरकार में राज्य के विधानमंडल होते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है राज्य के विधानमंडल में भी सिलेक्ट हो जाता है और संसद में भी सिलेक्ट हो जाता है, मतलब किसी राज्य में भी चुनाव जीत जाता है और सेंटर में भी चुनाव जीत जाता है, तो उसको जो है अपना एक पद खाली करना होगा, ठीक है, अन्यथा उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर वो संसद में भी जीत चुका है और पहले से किसी राज्य विधानमंडल की सीट पर है तो उसको 14 दिनों के अंदर अंदर अपना रिजाइन देना होगा राज्य विधानमंडल से, अन्यथा जो जहाँ से वो सिलेक्ट हुआ है, संसद का सदस्य बना है, चाहे फिर वो लोकसभा से बना हो चाहे राज्यसभा से, वहाँ से उसका सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्हरता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्भरता से ग्रस्त हो गया है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निर्भरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दल निर्भरता भी शामिल है, ठीक है। देखिए निर्भरता के बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया, अभी बहुत सारे रीजंस हैं जिससे निर्भर हो जाता है कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य चुनने के लिए, तो उन सब में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पद त्याग। अच्छा, कोई सदस्य यदि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। देखिए एक तो बात होती है कि वो खुद हट रहे हैं, दूसरा वो खुद ही अपना रिजाइन कर रहे हैं, खुद ही त्यागपत्र दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो सीट है उनकी खाली हो जाएगी। लेकिन अगर सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसे लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुपस्थिति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुपस्थिति क्या होती है? देखिए यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या स्तरावसान की लगातार 4 दिनों से अवधि को शामिल नहीं किया जाता। इस पॉइंट में ये बात बोली गई है कि देखिए अगर कोई संसद का सदस्य नियुक्त हो गया और अब जो देखिए संसद का सत्र चालू हुआ, उसकी बैठकें चालू हो रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप अपना सिलेक्ट हो गए आराम से, अपना ठीक है निर्वाचित हो गए हैं, आपको सांसद का पद मिल गया है, आराम से घर बैठे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना मजे कर रहे हो, संसद में जा ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। जब बैठक हो रही है ना फिर कोई किसी भी कानून पर वोटिंग दे रहे हो, अपना मतदान कर रहे हो, तो आप किस लिए चुने गए हो, ठीक है। तो इसके आधार पर भी आपको जो है ना अपनी सीट खाली करनी पड़ सकती है। इसमें बोला गया है कि 60 दिनों तक अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई जानकारी दिए कि आप गायब क्यों हैं और आप नहीं आते हैं सदन में, आप सदन की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आपको आपकी सीटों से जो है हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है अन्य स्थितियाँ। किसी संसद को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होगी यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता। देखिए जहाँ पर मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, ठीक है, और न्यायालय ने उसको बोल दिया कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, ये चुनाव अमान्य है, तो ऑब्वियसली इसमें जो लोग चुने गए हैं वो अपने आप ही बर्खास्त हो जाएंगे ना, यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर सदन खुद उस बंदे को निकाल दे, ठीक है, तो उसे निष्कासित कर दे, इस आधार पर भी जो है अपनी सदस्यता खोनी पड़ सकती है। यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अच्छा अब देखिए,
अगर कोई भी व्यक्ति सांसद है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर ले जाते हैं, ठीक है, चुन ले जाते हैं, तो उनको जो जिस भी सदन के वो सदस्य हैं वहाँ से उनको अपना त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी एक सदन या किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। उपराष्ट्रपति भी पूरे देश का होता है। इसीलिए जिस भी सदन के वो पहले सदस्य थे, जिस भी पार्टी के वो सदस्य थे, ठीक है, जहाँ से भी वो चुन के आते थे बार बार, उनको वहाँ से त्यागपत्र अपना देना होगा, ठीक है। देखिए 3 पोस्ट ऐसी हैं, अगर आप इन पर एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल, तो अगर इन पर आप चुन ले जाते हो तो आपको संसद की सदस्यता के पद से अपने आप ही त्यागपत्र देना होगा। अगर कोई निर्भर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है, ठीक है, तो संविधान की किसी प्रक्रिया के द्वारा उसे चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के द्वारा सुलझाया जाता है। देखिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे निर्भरता से रिलेटेड। इसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति निर्भर है बट फिर भी झूठ बोल के वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है ना, वो जीत गया है चुनाव, तो उस ऐसे में ये नहीं होगा कि भाई एक सांसद आया है और उसकी वजह से हम पूरा चुनाव ही अमान्य घोषित कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका जो केस है वो जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 उसके द्वारा जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य शून्य ठहरा भी सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है। फिर मैंने शपथ के बारे में बताया ही था आपको, ठीक है। नेक्स्ट शपथ भी देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, जैसे भी अपने चुनते हैं, कोई भी आते हैं, जैसे मोदी जी के भी मंत्री आए थे, सबके सबसे पहले शपथ समारोह होता है उनका, ठीक है। अब वो जो शपथ में क्या शपथ लेते हैं, क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, इससे पीसीएस में, यूपीएससी में और वनडे एग्जाम्स में बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, बहुत बार। ये शपथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, और आपको ना याद रखनी है ये बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं में उलझा के पूछ लेता है आपसे कि ये शपथ में शामिल है, ये पॉइंट नहीं है, इन्हीं में से आपको डिसाइड करना होता है। देखिए पहला पॉइंट है, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देखिए संविधान की बात तो आप कभी भी मत भूलना। दूसरा, पर भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों की शपथ लेते हैं वो, और ये पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, याद रखना ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। देखिए मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ा रही हूँ और ऊपर से मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है एग्जाम में, तो मैं बता रही हूँ बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लो आप। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, ठीक है। जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और न ही मत दे सकता है, ठीक है। और वह संसद के विशेषाधिकारों और अनुमतियों का भी हकदार नहीं होता। देख लीजिए शपथ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। पहला, शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने को चुन लिया गया है लेकिन उसने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन वो बैठक में बैठ रहा है, तो उसको 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्ह नहीं है, ठीक है। जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए बात कुल मिला के ये आती है, एक तो शपथ नहीं ली और दूसरा वो जानता है कि उसने धोखाधड़ी से चुनाव जीते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो संसद ने बैन की हुई है, तो इन सब पर उसको 500 रुपये पर डे का जुर्माना लगेगा, ठीक है। व्यक्ति उसको पर डे नहीं दिया गया है, बस ये बोला गया है कि उसे जुर्माना भरना होगा, ठीक है। तो चलिए आज बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।